आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, यह वीडियो परासरण तथा विसरण में अंतर से संबंधित होगी। परासरण दाब के प्रयोग अल्प परासरी, अति परासरी, सम परासरी विधियों से संबंधित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम परासरण के बारे में डिस्कस करते हैं। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अच्छे होंगे, ठीक है, और ऐसे ही लॉकडाउन में निःशुल्क रूप से पढ़ते जाइए और मेहनत करते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण। ये परासरण क्या होता है? इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। परासरण को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, वास्तव में परासरण की जो परिघटना है उसके लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करना पड़ेगा। जल विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। जल विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एसपीएम कहते हैं। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एसपीएम कहते हैं इसको। जल विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की परिघटना क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण, ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, द सेल फिनोमेना बाय विच molecules of solvent flow through SPM into solution which is called osmosis। ठीक है, जल विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे एक पात्र है ये, और इसमें बीच में क्या है? एसपीएम जुड़ी हुई है। एसपीएम का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इसको हम एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इधर भरा हुआ है जल विलायक। क्या भरा हुआ है? जल। यहाँ जल विलायक भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और इधर भरा हुआ है विलयन। राइट साइड में क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलयन। ठीक है, राइट साइड में विलयन भरा हुआ है। तो अब जल विलायक के अणुओं का एसपीएम से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। जल विलायक के अणुओं का एसपीएम से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। तो परासरण की प्रघटना अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ध्यान रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में संपन्न होती है। ओके, अब बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है वो कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका झिल्ली 3 प्रकार की होती हैं। पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, पारगम्य झिल्ली ऐसी होती है जिसमें से विलायक और विलेय दोनों ही आर पार निकल जाते हैं। वो पारगम्य झिल्ली परमीबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या कहते हैं? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इसमें से केवल इस अर्धपारगम्य झिल्ली यानी ऐसी कोशिका झिल्ली होती है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें कि जिसमें से जल विलायक के अणु तो आर पार हो जाते हैं लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं होते। ऐसी कोशिका झिल्ली जिसमें से जल विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं या प्रवाहित हो जाते हैं। जल विलायक के अणु क्या हो जाते हैं? प्रवाहित हो जाते हैं। विलेय के अणु प्रवाहित नहीं होते। विलेय अणु प्रवाहित
नहीं होते। ठीक है, विलेय अणु इनमें से प्रवाहित नहीं होते, कोई पदार्थ इसमें से बाहर नहीं निकलता, केवल जल विलायक ही बाहर निकलता है। उसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, SPM से इसको व्यक्त करते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली के बारे में आप समझ गए होंगे। तीसरी झिल्ली होती है अपारगम झिल्ली, नॉन परमीबल मेम्ब्रेन। उस अपारगम झिल्ली में से कोई भी विलायक और विलेय आर पार नहीं होता। लेकिन इस चैप्टर में अर्धपारगम झिल्ली का बड़ा विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली, जैसे किशमिश है उसका आवरण होता है, अंडे का बाहरी जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल है उसको हटा दें तो अंदर का जो भाग होगा वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, ऐसी चुकंदर की जो स्लाइड बनाते हैं अंदर से, वो भी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये अर्धपारगम झिल्ली प्राकृतिक है। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं में पाई जा सकती हैं। हमारे शरीर में जो बाह्य त्वचा है वो भी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। अब बात करते हैं कि कृत्रिम रूप से अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? कृत्रिम रूप से SPM 3 पदार्थों की बनी होती है। नंबर 1, 3 पदार्थों की बनी हो सकती है। नंबर 1 फिनॉल की बनी हो सकती है, या इसके स्थान पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हो सकती है। किसकी बनी हो सकती है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ये सूत्र है। ठीक है, इसकी बनी हो सकती है। या फिर किसकी बनी हो सकती है? सेलुलोज एसीटेट की बनी हो सकती है। किसकी? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, इन तीनों की बनी हो सकती है। कृत्रिम रूप से SPM कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है? कौन कौन से पदार्थ से बनी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है। या तो फिनॉल की बनी हो सकती है, या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हो सकती है, या सेलुलोज एसीटेट की बनी हो सकती है। ओके, तो अर्धपारगम झिल्ली पर आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसी कोशिका झिल्ली है जिसमें से जल विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं होती। तो पराशर के बारे में मैंने आपको बताया कि जल विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर चले जाएं तो वो प्रघटना पराशर कहलाती है। पराशर के प्रकार, 2 प्रकार के पराशर होते हैं। पराशर के प्रकार, ये 2 प्रकार का पराशर होता है। नंबर 1 होता है बाह्य पराशर। बाह्य पराशर, बाह्य पराशर को कहते हैं एक्सोस्मोसिस। क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस। ठीक है, बाह्य पराशर क्या होगा कि विलयन में जो जल विलायक के अणु होंगे, जल विलायक के अणु होंगे वो बाहर की ओर विलयन में चले जाएंगे। जल विलायक के अणु SPM से बाहर की ओर चले जाएंगे। ठीक है, जल विलायक के अणु SPM से बाहर की ओर विलयन में प्रवाहित हो जाते हैं। बाहर की ओर विलयन में प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, बाहर की ओर विलयन में प्रवाहित हो जाए तो वो प्रघटना क्या कहलाएगी? बाह्य पराशर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाह्य पराशर। ठीक है, और दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है कि जो किशमिश है, कौन सा किशमिश है, उस किशमिश को हम जो किशमिश नहीं, अंगूर ले लें। चलो क्या ले लें? अंगूर। अंगूर को हम क्या किसमें डाल दें? अंगूर को शक्कर के घोल, शक्कर के सांद्र घोल, शक्कर के सांद्र घोल में रखने पर कुछ समय पश्चात अंगूर पिचक जाता है। अंगूर पिचक जाता है तो ऐसा क्यों हुआ? अंगूर क्यों पिचक गया? क्योंकि अंगूर में अंदर जल के अणु ज्यादा थे।
और वो अंगूर में से बाहर निकल करके शक्कर के घोल में जल के अणु आ गए, सांद्र घोल में आ गए। ठीक है, क्योंकि अंदर जल की मात्रा ज़्यादा थी, बाहर शक्कर का घोल था, उसमें जल के अणु कम थे, तो अंदर से जल के अणु एसपीएम से बाहर की ओर आ जाए तो वो परिघटना बाह्य परासरण होगी। ठीक है, तो अंगूर को शक्कर के सांद्र घोल में रखेंगे या नमक के सांद्र घोल में रखेंगे तो वो अंगूर पिचक जाएगा, तो ये बाह्य परासरण की परिघटना हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतः परासरण की। किसकी? अंतः परासरण। अंतः परासरण को कहते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, अंतः परासरण को एंडोस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, हो जाएगा परिभाषा उल्टा हो जाएगा, जल विलायक के अणु एसपीएम से अंदर की ओर विलयन में प्रवाहित हो जाएं। ठीक है, जल अणु एसपीएम से अंदर की ओर विलयन में चले जाएं या प्रभावित हो जाएं तो वो परिघटना क्या होगी, अंतः परासरण एंडोस्मोसिस होगी। इसका उदाहरण क्या है, किशमिश को पानी में रख दो, किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो फूल क्यों जाती है? क्योंकि किशमिश के अंदर जल अणु कम है, वहाँ सांद्र घोल है, शक्कर का घोल है उस किशमिश के अंदर, और बाहर पानी ही पानी है। जल अणु अपनी जल अणुओं की ज़्यादा संख्या से हमेशा एसपीएम से कम अणुओं की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जल अणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर जाएंगे और किशमिश में, ये किशमिश है, किशमिश को ऐसे पानी में रखा हुआ है तो जल अणु उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि बाहर जल के अणु ज़्यादा हैं और किशमिश के अंदर जल अणु कम है, तो किशमिश के अंदर जल अणु प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कुछ समय पश्चात किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, और वो किशमिश फूली हुई होगी। इस प्रकार से ये जो परिघटनाएं हैं वो अंतः परासरण की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अंतः परासरण की। ओके, तो मैंने आपको ये बाह्य परासरण अंतः परासरण का उदाहरण आपको बताया। एक उदाहरण ऐसा भी बता सकता हूँ, एक अंडे का उदाहरण ले सकते हैं। एक का अंडे के बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अंडे को डाल देंगे तो वो बाह्य आवरण उसका हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के कारण कैल्शियम कार्बोनेट पिघल जाएगा। ठीक है, तो अंडे का जो अंदर का भाग होगा वो अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम की तरह कार्य करेगा। अब अंडे को हम पानी से भरे हुए पात्र में डाल दें और दूसरी बार नमक के घोल में अलग पात्र में डाल दें, दो अलग अलग पात्रों में डाल दें, तो पानी से भरे हुए पात्र में अंडे को डालेंगे तो वह फूल जाएगा, क्योंकि बाहर से जल अणु उसके अंदर चले जाएंगे, तो वो अंतः परासरण की परिघटना होगी, एंडोस्मोसिस। ठीक है, लेकिन नमक के घोल में उसको अंडे को रखेंगे तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस अंडे में अंदर जो पानी के अणु हैं, जल अणु हैं, वो बाहर नमक के घोल में, सांद्र घोल में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें अंदर जल अणु ज़्यादा हैं और नमक के घोल में बाहर जल अणु कम है, तो वहाँ पानी बाहर की ओर चले जाएगा, तो बाह्य परासरण की परिघटना के कारण अंडा सिकुड़ जाएगा। तो ये दोनों मैंने उदाहरण आपको बताए। अब हम बात करते हैं कि समपरासरी विलयन क्या होता है। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन मतलब ऐसे कोई दो विलयन हों जिनके परासरण दाब समान हो और जल अणु किसी की ओर प्रवाहित नहीं हो रहे हों। ठीक है, तो वो समपरासरी विलयन होते हैं। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, परासरण दाब क्या हो, समान हो, एक दूसरे के समान हो, और अर्धपारगम झिल्ली से वो जल अणु एक दूसरे में नहीं जा पा रहे हो, तो वो क्या हुआ, समपरासरी विलयन कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, दोज टू सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टू ईच अदर विच इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो समपरासरी विलयन समझ गए। अब बात करते हैं अल्पपरासरी विलयन। अल्पपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है,
हाइपो, हाइपो का मतलब कम। ऐसे कोई दो विलयन हो जिनमें से एक विलयन का पराशर दाब कम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अल्प पराशरी विलयन कहलाएगा। ऐसे दो विलयन जिनमें से किसी एक विलयन का पराशर दाब दूसरे की तुलना में कम पाया जाता है तो उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। ऐसे दो विलयन जिनमें किसी एक विलयन का पराशर दाब दूसरे की तुलना में कम होता है, क्या होता है? कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अल्प पराशरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं अति पराशरी विलयन की। अति पराशरी विलयन इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर में क्या है? यहाँ इंग्लिश वर्ड है, ज्यादा है। हाइपो में ये कम है, तो अल्प पराशरी ऐसे याद कर लें। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइपर में इंग्लिश वर्ड ज्यादा है तो ये अति पराशरी विलयन, ऐसे याद कर लें। तो हाइपर और हाइपो में कम स्पेलिंग है, हाइपर में ज्यादा है, तो ध्यान रखें हाइपर में ज्यादा स्पेलिंग है तो अति पराशरी विलयन हो गया, ठीक है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का पराशर दाब दूसरे से अधिक होता है, ठीक है। इसमें पराशर दाब दूसरे विलयन से अधिक होगा तो उसे अति पराशरी विलयन कहेंगे। ओके, तीनों विलयनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, एक बार जो बोर्ड में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, ठीक है, और एक तरफ ये बीच में एसपीएम जुड़ी हुई है, एक तरफ अल्प पराशरी विलयन बना हुआ है, अल्प पराशरी विलयन, ठीक है, और इसको हम ए विलयन कहेंगे। और दूसरा जो बी विलयन है ये अति पराशरी विलयन है। कौन सा है? अति पराशरी विलयन। ओके, तो इन दोनों में विलयन भरे हुए हैं, तो बताइए कि जल विलायक अणु कौन से विलयन से कौन से विलयन की ओर प्रवाहित होंगे? जल अणु कौन से विलयन से किसकी ओर प्रवाहित होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अल्प पराशरी विलयन में ध्यान रखना, जो पदार्थ घुला हुआ है वो कम मात्रा में घुला होगा, जल अणु ज्यादा होंगे। ध्यान रखना, अल्प पराशरी विलयन में जल अणु ज्यादा होंगे और पदार्थ कम घुला हुआ होगा, विलेय पदार्थ कम घुला हुआ होगा। अब अति पराशरी विलयन में देखेंगे तो जल अणु इसमें कम होंगे। ध्यान रखना, पदार्थ ज्यादा घुला होगा तो इसकी अति पराशरी विलयन की सांद्रता और पराशर दाब ज्यादा होगा। पदार्थ ज्यादा घुला होगा तो जल अणु कम होंगे। तो अब बताओ इन दोनों में जल अणु किसमें ज्यादा है? अल्प पराशरी विलयन में ज्यादा जल अणु होते हैं। अल्प पराशरी में कोई बाहर से पदार्थ जो घुला होता है वो कम घुला होता है, जल अणु ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अति पराशरी विलयन में बाहर से घुला हुआ पदार्थ ज्यादा घुला होने से जल अणु कम होते हैं। तो जल अणु अल्प पराशरी में ज्यादा हुए, ठीक है, जल अणु ज्यादा, यहाँ जल अणु ज्यादा है और यहाँ जल अणु कम है, ठीक है। तो जल अणुओं का प्रवाह कहाँ से कहाँ की ओर होता है? जल अणु का प्रवाह ज्यादा से कम की ओर होगा, तो इसमें जल का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जल का प्रवाह ए से बी की ओर एसपीएम के जरिए होगा। मतलब एसपीएम के जरिए ए से बी की ओर जल अणु का प्रवाह होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए थ्रू बी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए से बी की ओर जल अणुओं का प्रवाह होगा, तो ये इसका आंसर रहेगा। ओके, आगे बात समझ में? तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो इन वीडियो को आप साथ ही साथ लिखते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक वीडियो हैं, ये सारी चीज़ है जो बेसिक कंसेप्ट वाली चीज़ हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करते जाएं साथ ही साथ, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट
पॉइंट चल रहे हैं, इनको आप साथ ही साथ याद करते जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं पराशर दाब के प्रयोग के बारे में। किसके बारे में? पराशर दाब के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। पराशर दाब के प्रयोग, पराशर दाब के दो प्रयोग होते हैं। कितने प्रयोग होते हैं? पराशर दाब के प्रयोग, पराशर दाब के प्रयोग। ओके, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके पराशर दाब के जो प्रयोग हैं उसमें से पहला प्रयोग कौन सा है? ये प्रयोग है, एक पात्र में थिसेल नली भरी हुई है, एक पात्र में थिसेल कीप, इस तरह से उल्टा करके उसको हमने रख दिया है एक पात्र में, ठीक है। और ये जो थिसेल फनल है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली को हमने जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? अर्धपारगम्य झिल्ली को जोड़ दिया है। ये क्या जुड़ी हुई है इसमें? एसपीएम। एसपीएम का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें लगी हुई है, एक थिसेल कीप है। क्या है? थिसेल कीप, इसको थिसेल फनल कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमने थिसेल फनल में शक्कर का रंगीन विलयन भर दिया है। क्या भर दिया है? शक्कर या यूरिया का रंगीन विलयन, शक्कर या यूरिया का रंगीन कलर्ड सॉल्यूशन भर दिया है, रंगीन विलयन भर दिया है, ठीक है। और बाहर जो जल भरा हुआ है, बाहर के जल जो पात्र में भरा हुआ है उसका आयतन और इस थिसेल कीप के अंदर जो विलयन भरा हुआ है उसका आयतन बराबर कर दिया है। क्या कर दिया है? बराबर। तो क्या होता है कि जल अणु पात्र में से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। थिसेल नल जो थिसेल कीप है उसमें नीचे वाला जो बल्ब वाला सिरा है उसमें जल अणु थिसेल कीप के जो रंगीन विलयन भरा हुआ है उसमें जल अणु प्रवाहित होने लगते हैं। जिससे क्या है, वो जल अणु प्रवाहित होने लगते हैं तो थिसेल कीप में भरा हुआ विलयन का आयतन बढ़ने लगता है। माना कि इसका बढ़ा हुआ जो आयतन है यहाँ से यहाँ तक वो V आयतन है, तो इसके कारण इसमें एक ऐसा द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है कि फिर वह जल अणु उसमें विलयन में अंदर की ओर जाने से रुक जाते हैं। बाहर जल भरा हुआ है, वो जल अणु अंदर विलयन में जाने से रुक जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होगा। वो द्रव स्थैतिक दाब क्या है? वो द्रव स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पाई इक्वल HdG है। क्या है? HdG। और यहाँ पर H क्या है? बढ़े हुए तल की ऊंचाई, जो विलयन है, विलयन का जो आयतन बढ़ा हुआ है उसकी ऊंचाई है। और D क्या है? इस विलयन का घनत्व है। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। क्या है? G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हुआ। तो विलयन में उत्पन्न हुआ है द्रव स्थैतिक दाब जिससे जल विलायक अणु एसपीएम से विलयन में प्रवाहित होने से रुक जाए, उसे पराशर दाब कहते हैं। विलयन में उत्पन्न वह द्रव स्थैतिक दाब जिससे विलयन में उत्पन्न वह द्रव स्थैतिक दाब जिससे जल अणु एसपीएम से विलयन में जाने से रुक जाएं, ठीक है। वो द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाएगा? पराशर दाब कहलाता है। वह पराशर दाब कहलाता है। तो पराशर दाब की परिभाषा एक इस प्रयोग से ये प्राप्त हुई कि एक पात्र में पानी भरा हुआ है, उसमें थिसेल कीप को उल्टा लटका देते हैं, जिसके बल्ब वाले सिरे पर एसपीएम जोड़ देते हैं और थिसेल कीप के अंदर रंगीन विलयन भर देते हैं, ठीक है। दोनों का आयतन शुरुआत में बराबर होता है। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जल अणु एसपीएम से थिसेल कीप के अंदर विलयन में प्रवाहित होने से इसका आयतन बढ़ जाता है और उसके अंदर विलयन के अंदर ऐसा द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है कि कोई जल अणु फिर उसमें अंदर प्रवेश नहीं करते विलयन में, ठीक है। तो इस विलयन के अंदर वाले विलयन के द्वारा एक ऐसा द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हुआ पाई बराबर HdG, जिससे जल के अणु बाहर के पात्र से अंदर विलयन में थिसेल कीप में नहीं गए। तो वो द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाएगा?
परासर दाब कहलाएगा। तो ये तो प्रयोग इस में बताया गया है। तो परासर दाब का ये पहला प्रयोग है। ओके, अब परासर दाब का दूसरा प्रयोग हम देखते हैं। परासर दाब का जो दूसरा प्रयोग है वो क्या कहता है, ये परासर दाब का द्वितीय प्रयोग है। परासर दाब से संबंधित प्रयोग बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। यहां पर हम इस तरह से एक पात्र बना लेते हैं और इस पात्र में हम देखते हैं कि जो ऊपरी वाला भाग है इसको हम साइड में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? साइड में, इस तरह से। ओके, और यहाँ बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। बीच में क्या जोड़ देते हैं? SPM। ओके, और यहाँ पर इस तरह से इसमें भी घर्षण रहित पिस्टन जोड़ देते हैं दोनों तरफ। क्या जोड़ देते हैं? दोनों तरफ घर्षण रहित पिस्टन जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या जोड़ देते हैं? इनमें घर्षण रहित पिस्टन। ओके, माना कि घर्षण रहित पिस्टन की ये A दूरी है और ये C पॉइंट है, और यहाँ पर ये D पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ओके, और ये घर्षण रहित पिस्टन दोनों तरफ जोड़ दिए। घर्षण रहित पिस्टन दोनों तरफ लगा दिए। इसमें भरा हुआ है विलयन और इसमें भरा हुआ है जल विलायक। क्या भरा हुआ है? विलायक। ओके, ये A पात्र हो गया, ये B पात्र। माना कि इसका जो पिस्टन है वो और इसका पिस्टन है, शुरुआत में दोनों का लेवल बराबर है। शुरुआत में दोनों का लेवल क्या है? बराबर है। और इसमें क्या भरा हुआ है? ये विलयन भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन। तो अब देखते हैं कि शुरुआत में दोनों का विलयन बराबर है लेवल, तो जल के अणु इसमें विलायक के अणु विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाएंगे। जब विलायक के अणु विलयन की ओर SPM से जाएं तो वो प्रघटना परासरण कहलाती है। विलायक के अणु विलयन में स्वतः ही जाए तो वो प्रघटना क्या कहलाती है? परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। तो अब हमें इस परासरण को रोकना है, यानी परासरण के विरुद्ध दाब लगाना है। तो इस पर बाह्य दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाह्य दाब, ठीक है। जो अतिरिक्त दाब लगाएंगे उस अतिरिक्त दाब से क्या होगा? पिस्टन नीचे की ओर, ऊपर की स्थिति से नीचे की ओर आएगा, जिससे जो विलयन बना हुआ है उस पर दाब लगेगा, जिससे जल विलायक के अणु विलयन में जाने से रुक जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से इसका पिस्टन है वो नीचे की स्थिति से ऊपर की ओर चला जाएगा। ये नीचे था पिस्टन, वो ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर इस पर इसी तरह से बार बार बाह्य दाब लगाएंगे। तो पिस्टन पर दाब बाह्य लगाने से विलयन में से जल के अणु हैं वो, मतलब जो विलायक से SPM से विलयन की ओर जा रहे थे, वो विलायक के अणु विलयन में अपने आप नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर विलायक के अणु विलयन में अपनी ओर जाए, अपनी तरफ से जाए अपने आप, तो वो परासरण होगा। लेकिन हमें परासरण को रोकना है। तो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए, जल के अणुओं को विलयन में SPM के थ्रू विलयन में जाने से रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया गया विलयन पर, वो बाह्य दाब ही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। और ये ध्यान रखना, ये जो पिस्टन है ये साम्यावस्था की स्थिति में होने चाहिए। मतलब दाब लगाया, फिर नीचे ये विलायक के अणु रुक गए, फिर ऊपर की ओर पिस्टन चला गया, फिर दाब लगाया, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन साम्यावस्था में होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? साम्यावस्था की स्थिति में विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब या बाह्य दाब जिससे जल विलायक के अणु SPM से विलयन में जाने से रुक जाएं, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब की परिभाषा एक और क्या निकलती है? ये बोर्ड में बहुत आती है। साम्यावस्था की स्थिति में, ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति इसमें हो जाएगी। जो घर्षण रहित पिस्टन है इस पर दाब लगाएंगे तो जल के अणु रुक जाएंगे, फिर ये पिस्टन ऊपर की ओर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि जल विलायक के अणु विलयन में चले जाएंगे। फिर जल विलायक अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए फिर पिस्टन पर बाह्य दाब लगाएंगे अतिरिक्त, ठीक है। तो फिर विलायक अणु रुक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में साम्यावस्था स्थिति हो जाएगी। तो साम्यावस्था की स्थिति में विलयन पर लगाया गया
बाह्य दाब या अतिरिक्त दाब जिससे जल अणु एसपीएम से विलयन में, जिससे जल अणु एसपीएम से विलयन में जाने से रुक जाएं, जाने से क्या हो जाए, रुक जाएं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उस बाह्य दाब को उसे परासर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासर दाब। तो वास्तव में परासर दाब क्या है, परासर को रोकने की प्रघटना है, यानी परासर के विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है उसे परासर दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको मैंने प्रयोग बताए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसको पढ़ते जाएं। कोई क्वेरीज हो मुझे बताएं। ओके, अगली वीडियो में मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर परासर दाब से संबंधित न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, शानदार न्यूमेरिकल्स। ओके बाय।